बच्चों ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसी इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी जा सके, a b c जिसमें रियल नंबर्स हो और क्या हो a नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और समझते हैं, है ना। मैंने कहा अगर आपसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस, या ऐसे कह देता हूं मैं, -7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये बताइए मुझे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो माइनस आ गया, पर आपने जो हमें फॉर्म बताई है वो बताइए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। पर ऐसा नहीं होता बच्चों। देखो अगर मैं इसे मॉडिफाई करके लिखूं कि 3x स्क्वायर प्लस -7 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो अब हमारे पास क्या हो गया, जो b है b की वैल्यू हमारे पास -7 है। देखो पहली बात ये देखो कि प्लस माइनस क्या देता है हमें, माइनस ही देता है ना। अब अगर मैंने लिखा कहीं प्लस -7 तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, एट द एंड -7 ही निकल के आएगी। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो मेरे पास वापस से यही इक्वेशन आएगी, है ना। तो अभी इसे यहां ऐसे ही रहने देते हैं और इसका कंपैरिजन करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx से प्लस c इज इक्वल टू 0 से, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसका कंपैरिजन करते हैं। तो जब हम कंपैरिजन कर देंगे तो हम देखेंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास a की वैल्यू तो 3 आ गई। यहाँ पे देखेंगे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -7 है ना। तो ये b की वैल्यू हमारे पास क्या देगी, -7, और जो ये c है हमारे पास, ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ कंपैरिजन करने के बाद 6 हमारे पास। तो ये तीनों रियल नंबर है ना। और ये इक्वेशन को भी हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, और a जो है वो भी हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो हमारे पास ये तीनों जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, ऐसा ही अगर मैं यूं कह दूं कि मेरे पास 3x स्क्वायर -7x -6 होता तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, क्योंकि c की वैल्यू उसमें नेगेटिव हो जाती है ना, और a फिर भी 0 के बराबर नहीं आता, और इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता था, है ना। तो ये तो रही इतनी बात। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो है ये तो सिंपल एक फॉर्म है इक्वेशन की, है ना। उसके बाद जब ये देखना है कि हमारे पास a b c तीनों रियल नंबर होने चाहिए, तो कई बच्चों को नहीं पता होता कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो जितने भी अभी तक आपने नंबर पढ़ रखे हैं, है ना, वो सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हो वो चाहे, ठीक है, या फिर आपके होल नंबर हो, या फिर आपके इंटीजर्स हो, या फिर आपके रैशनल नंबर्स हो, या फिर आपके इररेशनल नंबर हो, है ना। तो ये सारे आपके क्या है, ये सब आपके रियल नंबर्स में आते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको अभी जरूरत ही नहीं है, आपको 11वीं में वो देखने हैं, है ना। तो अभी आगे मैं आपको ये बताता हूं कि तीसरी जो कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0, ये हमको रखने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास कोई एक इक्वेशन है जिसमें x स्क्वायर वाली टर्म भी है, हमारे पास x वाली टर्म भी है, और एक यहां पे हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास तीनों चीजें खाली पड़ी है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट खाली है, इसका कोफिशिएंट खाली है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म खाली है। ठीक है, रैंडमली मैंने कोई भी नंबर मान लिया, मान लो मैंने यहाँ मान लिया 100, है ना, और यहाँ मैंने मान लिया, मान लो कुछ भी 15 मान लिया, है ना, और a को मैंने रख दिया 0। ठीक है, तो जब 0 में इसकी मल्टीप्लाई होती है हमारी किसी भी चीज की, तो वो अल्टीमेटली 0 ही बन जाता है ना। हमने इसको 0 माना था तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने 0 लिख दिया, 15x ऐसे ही प्लस 100 ऐसे ही, और इक्वल टू 0। हमने किया क्या है, हमने जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास होता था a, उसको हमने 0 रख दिया है। जो थर्ड कंडीशन थी उसको हमने उसका उल्टा कर दिया, a को 0 रख दिया, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये 0 बन गया, और हमारे पास ये इक्वेशन बच गई।
और इसको अच्छे से करके लिखूं मैं तो 15x प्लस 100 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं मैं। अब ये हमारे पास क्या रहेगी, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है ना, तो ये हमारे पास क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन है ना, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती ही नहीं। इसीलिए हम ये जो थर्ड कंडीशन है इसको लगाते हैं कि a हमारा जो है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, चाहे b 0 हो जाए चाहे c 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस a जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर हमने a 0 रख दिया तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन दे रखी है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, है ना, ये इक्वेशन हमारे पास दे रखी है और मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो आपका देखते ही जवाब ये होगा कि भैया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें x स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है ना, और तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। पर मैं कहूंगा चलो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं कि क्या होता है ना, तो मैं चाहता हूं कि इसका एलसीएम ले लूं, है ना, तो मैं लिखूंगा इसे x/1 प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, जिसके भी नीचे कुछ नहीं हो हम उसके नीचे 1 लगा सकते हैं, है ना, ये डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लगा सकते हैं किसी भी नंबर के। तो ये जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ ऊपर नीचे x मल्टीप्लाई होगा और यहाँ ऊपर नीचे ऊपर वाली टर्म में भी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा, तब जाके हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे x/1 इंटू x/x प्लस 1/x, इसमें ऊपर नीचे 1 मल्टीप्लाई करें तो भी वही सेम चीज रहेगी, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 1 इंटू x भी क्या हो जाएगा, x ही रहेगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा हमारा, है ना। जब इसका हमने एलसीएम ले लिया ऊपर क्या बन जाएगा x स्क्वायर और नीचे 1 इंटू x तो x ही रहेगा, यहाँ भी x हो गया, तो एलसीएम लेने के बाद एक ही टर्म बन जाती है ना, और ऊपर से यहाँ 1, तो ये 2 के बराबर आया, है ना। ये सारे स्टेप वाइज चल रहा है हमारा, इसे थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं, मतलब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, है ना। अब इसको इधर लेके आता हूं मैं, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब भी हम किसी टर्म को दूसरी साइड लेके जाते हैं इज इक्वल टू के, तो उसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो हमारे पास अब इसको ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। अब इसे हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx, रुक जाओ पहले इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस माइनस 2 ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस आखिर में जाके माइनस ही आएगा, है ना। और इसके बाद इसका कंपैरिजन करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब देखो इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा, तो जब जिसके आगे कुछ नहीं दिखता, मान लो 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 1 इंटू 2 होगा वो 1 इंटू 2 के बराबर होगा, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं सर, है ना। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 1, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 यहाँ पे, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी -2 और c क्या है हमारे पास 1, है ना। तो ये सारे तीनों क्या है हमारे पास रियल नंबर। हमने इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया, ये तीनों रियल नंबर भी आ गए और जो a है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है ना। तो ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही तोड़ मरोड़ के कुछ चीजों को हम मॉडिफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ये आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने के लिए किताबों में, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूं मैं आपके लिए ताकि आपको देखने में आसानी हो, है ना, ज्यादा लंबा ना खींचे, आप बोर ना हो जाए, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।